हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के इस चैप्टर में हम फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक जो कोई भी इश्यूज हैं, मामले हैं हिंदुस्तान में, बजट का प्रेजेंट होना या फिर फाइनेंशियली जो अलग अलग पॉलिसीज़ होते हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सभी चीज़ें क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें किस तरीके का इन्फॉर्मेशन और डाटा देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सबसे नोडल बॉडी है जो इंडिया के फाइनेंस से डील करती है। द मिनिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स। आप सभी जानते हैं निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। सबसे पहला इकोनॉमिक अफेयर्स जो प्योरली इकोनॉमी से डील करता है। एक्सपेंडिचर जो खासकर सरकार के एक्सपेंडिचर से डील करता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो देखता है कि रिसिप्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, भारत सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है, बड़े बड़े कंपनीज कॉर्पोरेशंस भी चलाती है भारत सरकार। तो ये इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट उसके बारे में देखता है। और 5वां जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, यानी कि बाकी के जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो 4 इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं आते, वो इस 5वें डिपार्टमेंट को दिया जाता है। The Department of Economic Affairs is nodal agency of the government to formulate and monitor countries' economic policies and programs। जो कोई भी important physical policies होंगे, किस तरीके से कंट्री में ट्रेड चलेगा, इकोनॉमी रिलेटेड इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा, अलग अलग जो जितने भी इंपॉर्टेंट रेट्स होते हैं, जो कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिलेटेड जो कोई भी स्कीम्स प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट जो रिलीज किए जाते हैं, वो सभी जो है यही इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट देखता है। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड विद प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। जो हर साल फरवरी या मार्च के महीने में हम यूनियन बजट जो देखते हैं, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, यानी कि जो सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में हमें एक ओवरव्यू देता है, वो भी यही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रोवाइड करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। आर्टिकल 112 प्रोवाइड्स फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें बजट, देखिए बजट लफ्ज कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में कहता है सरकार की। टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, हर साल फरवरी या मार्च के महीने में जो है बजट सेशन चलता है पार्लियामेंट का, वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बजट को जो है वो ले डाउन किया जाता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट है दरअसल, यानी कि अगले साल जो है हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना एस्टिमेट कर रहे हैं कि रिसिप्ट्स कितने होंगे और भारत सरकार का एक्सपेंडिचर क्या होगा। The annual financial statement shows the receipts and payments of government under 3 parts in which government accounts are kept, that is consolidated fund। जो कोई भी पैसा भारत सरकार को आता है इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, लोन्स वगैरह जो कोई भी है, और जो कोई भी पैसा भारत सरकार पे करती है, लोन्स का रीपेमेंट हो, अलग अलग स्कीम्स के लिए हो, जो कोई भी एक्सपेंडिचर सैलरीज वगैरह करनी हो, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही करती है। और हर स्टेट का अपना अपना फंड होता है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहा जाता है। कंटिजेंसी फंड एक इमरजेंसी फंड की तरह मेंटेन किया जाता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट हर साल पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि अनसीन जो कोई भी अगर मान लेते हैं कि एक नेचुरल डिजास्टर आता है, इमरजेंसी, जैसे कि हाल ही में हमने कोविड के बारे में देखा, तो इस तरीके के इमरजेंसी के लिए जो है हम इस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भारत सरकार चाहे तो विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल उन्हें वहां से विड्रॉ कर सकती है। और नेक्स्ट ईयर जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल के साथ जो कोई भी अमाउंट कम पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि 100 रुपीज़ जो है भारत सरकार ने विड्रॉ किए हैं, तो पूरा कंटिजेंसी फंड जो है वो 500 रुपीज़ का है, तो बच गए 400 रुपीज़। तो अगले साल पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ बाकी के जो 100 करोड़ हैं आप उन 400 करोड़ में मिलाकर फिर से कंटिजेंसी फंड को 500 करोड़ में रख सकते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक फंड है जो इमरजेंसीज पर इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा जो अकाउंट हमें देखने को मिलता है वो है पब्लिक अकाउंट। जो कोई भी अगेन रिसिप्ट्स जो सरकार को मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड से मिलता है या फिर जो कोई भी इनकम टैक्स से डिपॉजिट्स वगैरह मिलते हैं, वो सभी पब्लिक अकाउंट में जमा किए जाते हैं। Demand for grants, the estimates of expenditure from the consolidated fund and is given by annual financial statement and needs passage of लोक सभा। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखते हैं तो वो डिमांड करते हैं ग्रांट्स के लिए कि देखो इतना जो है एक्सपेंडिचर हम एस्टिमेट कर रहे हैं, आप प्लीज़ जो है हमारे बजट को पास कीजिएगा, हमारे स्टेटमेंट्स को पास कीजिएगा। तो उस रिक्वेस्ट को डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं, यानी कि हम ग्रांट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, हमारा जो कोई भी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर का कंसोलिडेटेड फंड से जो है आप हमें अप्रूव दीजिएगा। तो लोकसभा की अप्रूवल के पास बाद ही जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर मैं कह सकूं तो बजट पास होगा और डिमांड ऑन ग्रांट्स या फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो पास किए जाते हैं। फर्दर फाइनेंस बिल्स, मनी बिल्स एंड अप्रोप्रिएशन बिल्स आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। आप इन सभी के बारे में डिटेल में पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अगेन फाइनेंशियल बिल्स, मनी बिल्स, अप्रोप्रिएशन बिल्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आप इन सभी के बारे में पॉलिटी में इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
अंडर आर्टिकल 114 सबसेक्शन 3 नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द एनहेंसमेंट ऑफ सच बाय अ लॉ बाय पार्लियामेंट। तो जो कोई भी पैसा सरकार विड्रॉ करती है एक्सेप्ट फॉर कंटिजेंसी फंड, इवन दैट इज फॉर इमरजेंसी नीड, लेकिन उस वहां पर खर्च करने के बाद फिर से आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। तो कंसोलिडेटेड फंड में भी एस्टिमेट्स आप दे रहे हैं एक्सपेंडिचर के, आप पहले ही विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स देने के बाद ही जो है आप पैसा ले रहे हैं वहां से, तो इवन 1 रुपी भी जो है विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल आप ले नहीं सकते। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट प्रावधान दिया गया है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, तो भारत सरकार को पैसे कहां से आते हैं, उनके क्या क्या सोर्सेस हैं। ऑल टैक्सेस टू द यूनियन लिस्ट एक्सेप्शंस हैज डिसाइडेड अपॉन शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 7th शेड्यूल में हमें 3 अलग अलग लिस्ट देखने को मिलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं, तो उन सब्जेक्ट्स पर जो कोई भी टैक्सेस लगते हैं, खासकर यूनियन लिस्ट में जो कोई भी है वो एक्सक्लूसिवली यूनियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ही उन पर टैक्स वगैरह करती है। पैसे जो है डायरेक्टली भारत सरकार ही कलेक्ट करती है और इस पर उनका सोल अथॉरिटी होती है। स्टेट लिस्ट पर ऑफकोर्स स्टेट जो है वो वहाँ पर चार्ज करते हैं, म्युनिसिपल, एग्रीकल्चर वगैरह सभी जो है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो वहाँ पर जो कोई भी चीज़ें हैं टैक्स वगैरह करने की वो स्टेट्स वगैरह देखते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों इक्वली शेयर करते हैं, या फिर जिस तरीके से अगर स्पेसिफिक एक्ट वगैरह पास किया गया है कि कौन से रेशियो में शेयर किया जाएगा टैक्स, तो उस तरीके से वहाँ पर भी स्टेट और सेंटर के बीच पैसे डिवाइड किए जाते हैं। This amount shall be distributed between the union and the states in such a manner as prescribed by president on the recommendation of the finance commission। हर 5 साल में एक बार हमें फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है, तो फाइनेंस कमीशन जिस तरीके से ये तमाम जितने भी प्रोसीड्स हैं जो कोई भी भारत सरकार या टैक्सेशन के तरफ से हमसे ले रहा है, वो स्टेट्स के बीच, यूनियन टेरिटरीज के बीच कौन से रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सभी जो है फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है और प्रेसिडेंट जो है वो भारत सरकार को रेकमेंड करते हैं। The public debt of India is classified into 3 categories of union government liabilities into internal debt, external debt and other liabilities। भारत सरकार के जो कोई भी डेट्स हैं जो रीपेमेंट करने के लिए उन पर लोन्स वगैरह लिए गए हैं, उन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं। सबसे पहला तो इंटरनल डेट यानी कि जो पब्लिक से अलग अलग ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करके लिए गए हैं। एक्सटर्नल डेट्स जो कि दूसरे कंट्रीज से या फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनसे लिए हुए। एंड अदर लाइबिलिटीज, बाकी की कोई भी आप किसी भी प्राइवेट फर्म वगैरह से भी ले सकते हैं। ऐसे कई आपको फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह मिलेंगे जो कि भारत सरकार को भी लेंड करते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक डेट को भी जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाई किया गया है। द रिजर्व बैंक मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक भी माना जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी पब्लिक डेट्स हैं वो सभी रिजर्व बैंक ही मैनेज करता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ मेजर रिफॉर्म इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013। जो आधार आप देखते हैं वो दरअसल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लिए ही बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टली जो कोई भी बेनिफिशियरी है उसके खाते में ही पैसा जाता है। मिडिलमैन जो खासकर जो सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं, वो करप्शन ना करे, पैसा जो है टारगेटेड बेनिफिशियरी के हाथ जाए और पूरा जाए, इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, तो हिंदुस्तान जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का भी एक हिस्सा है, जाहिर सी बात है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन की भी बात करते हैं। द G20 वाज फॉर्म्ड इन 1999 एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो हर साल जो है G20 के हमें एनुअल समिट्स देखने को मिलते हैं, या फिर जब कभी भी वो डिसाइड करें तो वहाँ पर तमाम जितने भी G20 के मेंबर्स हैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया हो तो RBI के गवर्नर वहाँ पर जाते हैं, फाइनेंशियल कोऑपरेशन के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया G20 का एक मेंबर है। द ब्रिक्स नेशन, ये एक फॉर्मल समिट है या फिर एक फॉर्मल अग्रीमेंट है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग है या फिर रीजनल एसोसिएशन भी कह लें, जो खासकर 5 अलग अलग कंट्रीज के बीच हैं, जैसा कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दे फॉर्म की पिलर्स और 5 की पिलर्स ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। अगेन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक फॉरम है, जहाँ पर साउथ साउथ कोऑपरेशन पूरे जो सदर्न रीजन में जो ज़्यादातर रहते हैं वर्ल्ड के, तो उनके बीच जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज है वो साउथ में ही हमें देखने को मिलेंगे, तो उनके बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए भी हमने ये ब्रिक्स नेशन को देखा कि बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट चैनल फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन द UN। तो ये भी फाइनेंशियल रिलेटेड इशू से डील करता है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो है UNDP एक बून की तरह काम करता है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करता है।
सार्क डेवलपमेंट फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए आप टेंशन मत लीजिएगा, इन सभी के बारे में आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के या फिर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स के जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ पर आप पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगेन जैसा कि मैं हर लेसन में कहता हूँ, यहाँ पर भी रिकमेंड करूँगा कि जिस साल आप प्रिपेयर हो रहे हैं उस साल के इंडिया ईयरबुक में जो कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिले आप पिकअप कीजिएगा, लिख लीजिएगा कि किसने, अब जैसे कि हमने कहा कि G20 ब्रिक्स, तो इनसे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट्स हो रहे हैं उन सभी को चाहिए कि आप नोट डाउन करें। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये सभी जो है इंटरनेशनली बहुत ही रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स हैं। इंडिया भी जो है इनके फाउंडिंग मेंबर्स में एक है। अगला इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हमें जानना है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST. The Goods and Service Tax Council was constituted in 2016. GST was implemented in the country in July 2017 as per 101 Constitutional Amendment Act. तो आप सभी को पता है कि GST जो है वो जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे भारत सरकार के और स्टेट जो वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो लगाती थी उन सभी को क्लब करके एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट के नीचे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत जो है वो लागू किया गया था। अलग अलग स्लैब रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, 0%, 5%, 2%, 18% या 28%। तो इस तरीके से अलग अलग स्लैब रेट्स होते हैं, तो उसके तहत अलग अलग गुड्स और प्रोडक्ट्स को जो है टैक्स किया जाता है। घबराइएगा मत, आप अगेन इकोनॉमी में इन डिटेल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है वो एपेक्स बॉडी है जो GST रिलेटेड पूरे इश्यूज से डील करता है। It covers all goods and services except alcoholic liquor for human consumption for the levy of goods and services tax. तो अल्कोहल को जो है अभी GST के पर्यू से बाहर रखा गया है। इन केस ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड, तो पेट्रोल और पेट्रोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, GST के पर्यू में उन्हें अभी नहीं रखा गया है। Compensation to the states for loss of revenue arising on account of implementation of GST for a period which may extend to 5 year। तो 5 साल तक जो जैसा कि मैंने कहा कि स्टेट में वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो अब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे भी अंडरटेक किया हुआ है। एक यूनिफॉर्म स्लैब रेट पूरे कंट्री में सेम है, तो इससे स्टेट्स को थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, तो उसे भरपाई करने के लिए जो कोई भी रेवेन्यू की वजह से लॉस आएगा वो सरकार, भारत सरकार जो है वो GST के इस फंड से या फिर किसी तरीके से जो है उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। 5 साल तक जो है ये रेवेन्यू लॉस को जो है वो अकाउंट इंप्लीमेंटेशन के लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। बैंकिंग सिस्टम, थोड़ा बहुत बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी फाइनेंस का ही डिपार्टमेंट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इंडियन रूपी। 2 पॉलिसीज होते हैं, एक तो फिस्कल पॉलिसी होता है जो भारत सरकार के जितने भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनसे डील करता है। दूसरा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो RBI स्पेसिफिकली डील करता है, जो इंडियन रूपी से डील करती है। यानी कि इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरीके से होगा, डोमेस्टिक मार्केट्स में किस तरीके से होगा, इन्फ्लेशन रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज वगैरह होंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी डील करती है। आप इकोनॉमी में फिर से पढ़ेंगे, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, SLR रेट होता है, इस तरीके से अलग अलग रेट्स होते हैं। तो इस तरीके से RBI जो है, जो कि सेंट्रल बैंक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है। द रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड अंडर रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। तो रीजनल जो होते हैं एरिया में रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर थोड़े छोटे बहुत MSME सेक्टर के लिए जो कोई भी ज़रूरतें हैं वो रीजनल रूरल बैंक से फुलफिल किए जा सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस वक्त, उन्होंने RRB बैंक्स जो है, RRB एक्ट जो है वो पास किया हुआ था। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 एंड 99। तो इसके तहत छोटे मोटे जो किसानों के लिए, खासकर फार्मर्स के लिए जो कोई भी क्रेडिट सब्सिडी चाहिए होती है, क्रेडिट इनपुट चाहिए होता है, थोड़े बहुत लोन्स उन्हें देते हैं, एडवांसेस दिए जाते हैं फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, सीड्स वगैरह खरीदने के लिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी जो है लॉन्च किया गया है। द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वॉज सेटअप इन नाबार्ड ड्यूरिंग 1995-96। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए भी, रोड्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह जो है, इन सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी RIDF फंड भी जो है वो रखा गया है। नाबार्ड जो है वो एपेक्स बॉडी है, RIDF फंड को मेंटेन करती है। The gross non-performing advances ratio of scheduled commercial banks decreased from 11.5% to 10.1% between March 2018 and December 2018। Non-performing assets यानी कि जो बैड डेट्स बनने की
के लिए रेडी हैं, यानी कि आपने एक लोन लिया हुआ है और बैंक को अगर आप रीपे ना करें तो इनिशियली उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट की कैटेगरी में रखा जाएगा, आपसे जो है पैसा वसूल करने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी जो है आपने इंसॉल्वेंट हुए हैं, दिवाला आपने उठाया हुआ है, अब बैंक को तो ये लॉस है, तब जाकर जो है बैंक उसे बैड डेट्स की तरह अपने अकाउंट्स में दिखाएगा। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है इंडिया ईयरबुक में कि इस तरीके से परसेंटेज जो है वो थोड़ा बहुत ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस का परसेंटेज जो है वो रिड्यूस हुआ है। मैं फिर से कहूँगा कि आप जिस ईयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस ईयर के इंडिया बुक से ये सभी डाटा आप अपडेट कीजिएगा। इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस भी फाइनेंस का ही एक हिस्सा है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956। इंश्योरेंस रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज है वो LIC देखता है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 इन हैदराबाद। LIC नहीं और भी हम इंश्योरेंस जो कंपनीज है, NICL है, OICL है, इस तरीके से अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी है। तो इंश्योरेंस रिलेटेड और हाल ही में जो है हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, बजाज, एलियंस, इस तरीके से वो भी इंश्योरेंस की सेक्टर्स में आ रहे हैं। तो इन सभी इंश्योरेंस कंपनीज को, कॉर्पोरेशंस को रेगुलेट करने के लिए IRDAI जो है एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। Government launched the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana to protect elderly persons aged 60 years and above to provide social security in old age। तो खासकर आपके ओल्ड एज के लिए अगर आप कुछ बचाना चाहते हैं और खासकर 60 ईयर्स के अबव हैं तो आपको चाहिए कि पेंशन की ज़रूरत हो, तो आपके उस पेंशन के रिलेटेड इंश्योरेंस स्कीम भी जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। Under Aam Aadmi Bima Yojana administered to LIC, below poverty line people and marginally above poverty line citizens are targeted। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड भी जो है सरकार डायरेक्टली आपको इस स्कीम के तहत बिलो पॉवर्टी लाइन और जो मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन है उन्हें टारगेट करती है। आपको भी इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का एक हिस्सा बनाती है, इंश्योरेंस के अम्ब्रेला में आपको भी जो है लाने की कोशिश करती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, थोड़े बहुत इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। द अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2015। द अटल पेंशन योजना इज फोकस्ड ऑन ऑल सिटीजन्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अटल पेंशन योजना जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फार्मर्स है, आर्टिजान्स है, छोटे छोटे जो काम स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह करते हैं उनके लिए अटल पेंशन योजना रखी गई है। तो एक सर्टेन एज तक जो है चाहिए कि आप बैंक में कंट्रीब्यूट करें, तो आफ्टर 60 ईयर्स जो है या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है आपको पेंशन दिया जाएगा। अगेन ये सभी जो है आप अपने पॉलिटी का जो पेपर होता है GS2 का, वहाँ पर आप इन डिटेल इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अ 1 year पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एन एक्सीडेंट एंड इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70। तो एक्सीडेंट्स लेकर भी जो अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाए या फिर किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी आ जाए तो वहाँ पर भी थ्रू इंश्योरेंस आपको सपोर्ट दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना is a 1 year life insurance scheme renewable annually offering coverage of 2 lakh for death due to any reason and is available to people in age group of 18 to 50 years having a bank account। तो ये भी जो है डेथ से रिलेटेड यानी कि आपका लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड ही ये भी एक स्कीम लॉन्च की गई है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और जब बात हम फाइनेंस की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो तबका जो फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो पुअर पीपल हैं उन्हें भी इस फाइनेंशियल सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम का, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का एक हिस्सा बनाया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च किया गया था। बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर ऑल हाउस होल्ड अक्रॉस कंट्री थ्रू अ बैंक ब्रांच और अ फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस करस्पॉन्डेंस विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस। हर किसी को बैंकिंग फैसिलिटी दी जाए, हर हाउस होल्ड को कंट्री में जो है, आप सभी जानते भी होंगे कि जीरो बैलेंस के अकाउंट्स भी खुलवा दिए गए थे, फ्री ATM कार्ड्स भी दिए गए थे, बस इसलिए कि सभी को जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में उन्हें उस कैटेगरी में लाया जाए, सभी को जो है एक अवेयरनेस लाया जाए कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होता है, बैंक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी हमें दी गई थी वहाँ पर। To cover all households with at least one basic bank account with RuPay debit card having inbuilt accident insurance cover of ₹1 lakh। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस का भी वहाँ पर हमें एक प्रावधान दिया गया था कि 1 लाख तक का जो है इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दिया गया था कि जो कोई भी जनधन योजना को ओपन करेंगे, उसे ऑपरेट करेंगे, अगर उनका एक्सीडेंट वगैरह होगा या फिर किसी भी तरीके का ज़रूरी जो मिशाप हो जाए उनकी ज़िंदगी में, तो 1 लाख तक का जो है उन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड किया जाएगा। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी फाइनेंस रिलेटेड, और खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें किस तरीके का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।